बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज लाहौर का दौरा किया, जहां उन्होंने पंजाब एजुकेशन कमीशन से खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा कि यकसान निसाब तालीम मौजूदा हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है। और वैसे कल इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हुकूमत PTI हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से कौम को एतमाद भी लेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि यकसान निसाब तालीम से कौम को एक डायरेक्शन और रुख मिलेगा। जो निसाब था उससे 3 तरह के जो नौजवान नस्ल परवान चढ़ रही थी, अंग्रेज़ी मीडियम, उर्दू मीडियम और मदारिस। उन्होंने कहा कि जापान और चाइना में कौन से या कितने निसाब पढ़ाए जाते हैं। साथ में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जो ग्रेटर इकबाल पार्क यानी मीनार पाकिस्तान में 14 अगस्त को जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसे इंतहाई तकलीफ दे और शर्मनाक वाक़या करार दिया। और उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे कल्चर और मज़हब से दूरी है, और अगर तरबियत बेहतर ना की गई तो नई नस्ल तबाही की तरफ बढ़ सकती है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्या कहा, हमने उनके खिताब का एक हिस्सा मुंतखब किया है, आइए वो ज़रा सुनते हैं। ये जो मीनार पाकिस्तान में जो मैंने देखा, शर्म आई, तकलीफ हुई कि हम कभी ऐसे तसव्वुर नहीं कोई कर सकता था जब मैं बड़ा हो रहा था कि इस तरह की हरकतें होंगी। यहाँ मैं सारी दुनिया में गया हूँ, जो औरत की इज्जत मैंने पाकिस्तान में बड़े होते हुए देखा था, मैंने दुनिया में ऐसी, मुसलमान दुनिया में थी लेकिन मगरब में ऐसी औरत की इज्जत नहीं जो यहाँ हम करते थे। तो जो हम ये देख रहे हैं तबाही, इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे बच्चों की तरबियत नहीं की जा रही सही तरह। ये हमारे ना दीन का हिस्सा है ना हमारे कल्चर का हिस्सा है। जो हरकतें अब हो रही हैं, जो सेक्स क्राइम बढ़ती जा रही है पाकिस्तान में, जो बदकिस्मती से मोबाइल फ़ोन की जो नेगेटिव साइड है, उससे जो चीज़ें बच्चों को अब मोबाइल फ़ोन पे नज़र आ रही हैं, इंसानी तारीख में बच्चों का ये एक्सपोजर नहीं था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का खिताब आपने सुना, और अगर कुछ थोड़े से अदाद शुमार देखे जाए तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि यौमिया पाकिस्तान में 11 रेप केसेस होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं। जो नॉट रिपोर्टेड हैं उसके बारे में तो कोई फैक्ट फाइल नहीं है। पिछले 6 साल में 22,000 रेप केसेस रिपोर्ट हुए, सिर्फ 77 मुजरिमों को सजा हुई, जो कि मजमूई तौर पर शरह 0.3% है, जबकि 4,000 से ज़ायद केसेस अभी तक अदालतों में पेंडिंग हैं। ये 6 साल का डाटा है पंजाब में। इस हवाले से अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इस टेलीफोनिक राब्ते में बाहमी ताल्लुकात के साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि पुरअमन और महफूज अफगानिस्तान पाकिस्तान और ख़त्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। अफगानों का तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इंसानी हुकूक के साथ साथ मसले का सियासी हल ज़रूरी है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान के अवाम के लिए आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, ये कहना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पुरअमन महफूज अफगानिस्तान पाकिस्तान और ख़त्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि अफ़गानों के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और इंसानी हुकूक के साथ साथ मसले का सियासी हल ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान की अवाम की मदद के लिए आगे बढ़े। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इस टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। इस टेलीफोनिक राब्ते में दोनों रहनुमाओं की जानिब से बाहमी ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म और इमरान खान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान इस टेलीफोनिक राब्ते में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ख़ास तौर पर गुफ्तगू की गई है। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे नवीद अज़हर हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद, बताइएगा मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई है इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में? जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ आलमी रहनुमा जो हैं अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर तबादला ख्याल कर रहे हैं। और इसी सूरत हाल के हवाले से रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान अब से कुछ देर पहले
टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं की तरफ से अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है उसके ऊपर बातचीत की गई है, जबकि दो तरफा ताल्लुकात जो हैं उसके ऊपर भी बात हुई है। और वजीर आजम के इस बातचीत में कहना था कि पुरअमन और महफूज अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते, पूरे ओवरऑल खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। उन्होंने इस मसले के हवाले से जोर दिया कि इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हो रही है उसमें अफगानिस्तान के तहफ़्फ़ुज़, सलामती और वहाँ इंसानी हकूक़ की इंश्योरेंस के साथ साथ इस मसले का सियासी हल भी ज़रूरी है ताकि एक इस्तेहकाम जो है खित्ते में ओवरऑल आ सके। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी जो है वो भी अफगानिस्तान के अवाम की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने दो तरफा ताउन के हवाले से कहा कि तजारत, तवानाई, दीगर शोबों के अंदर जो पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताउन है उसके फ़रोग़ की भी ज़रूरत है। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने शंघाई ताउन तंजीम के तहत इलाकाई अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीद अज़हर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ये थी PTV से ताज़ा तरीन। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है तरबियत कि अपने पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की गलतियों पे पर्दापोशी मत करें। और आगे आगे बात स्टेट की, मैं उस पे आना चाह रहा था कि मैं स्टेट पे आती हूँ। रियासत माशरती जो बुराई, है, जी रियासत देखे उसकी गिरफ्त अगर इन लोगों पे पड़े तो एक डेटरेंट इफेक्ट है। अगर जो 14 अगस्त का वाकया हुआ उस पे जितने भी उसकी मजम्मत की जाए कम है। उसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि जो पुलिस का रिस्पॉन्स था वो सुस्त रवैये की शिकार था, उस तरह नहीं था। उसके बाद वो जो चिंची वाला वाकया हुआ वो तो इंतहाई देखें। अब मैं आती हूँ रियासत। रियासत ने अपना मैसेज दे दिया है। रियासत क्या है? रियासत का जो टॉप मैन था एग्जेक्टिव्स में, प्राइम मिनिस्टर साहब, उन्होंने इसके ऊपर ना सिर्फ बरहमी का इजहार किया, इसके ऊपर जो पंजाब उन्होंने नोटिस लिया, CM साहब ने नोटिस लिया, और हमने खाली SHO की मुअत्तली तक नहीं रहे, सीनियर ऑफिसर्स को मुअत्तल करने का मतलब ये था कि ऑफ कोर्स उनकी भी नालायकी, नाअहली थी उस दिन के हवाले से। एक तो ये कि उस दिन पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त से ज्यादा अहम दिन क्या हो सकता है। और अलामा इकबाल मीनारे पाकिस्तान ऑफ लिबर्टी, और वहां पे किसी एक पुलिस ऑफिसर तो क्या किसी कांस्टेबल का भी तैनात ना होना इटसेल्फ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यही सवालिया निशान तो काफी है या हेड्स मस्ट रोल? मेरी बात, मैं आई वांट टू कंप्लीट इट। देखें, सबसे पहले ये तो बात तय हो गई, प्राइम मिनिस्टर ने किसी लेतोलाल से काम नहीं लिया, हमने किसी पर्दापोशी से काम नहीं लिया। आगे के लिए कुछ चीजें तय होनी हैं, होने जा रही हैं कि आपके जो नेशनल डेज हैं, मेरी ये अपील है प्राइम मिनिस्टर साहब से भी, CM साहब से भी, कि जो हमारा 23 मार्च हो गया, एक तूफान बदतमीजी होता है, वन वेलिंग, शोर शराबा, फैमिलीज निकल नहीं सकती, बगैर फैमिली के अलाउ ही नहीं होना चाहिए। और फिर अब मेरी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है फवाद भाई, मैं उनसे भी इस मुद्दे पे मैंने मीटिंग करनी है कि हम हमारे जो हीरोज थे आज़ादी के, उनकी कुछ वीडियोस, फुटेजेस वो इकट्ठी करें और कुछ एक ऐसा कंटेंट बनाएं जो तमाम बड़े चौकों, पार्क्स, चौराहों पे लगे, फैमिलीज आएं और हमारी आने वाली नस्लें वो देखें कि ये आज़ादी जिस पे हम हुल्लड़बाजी कर रहे हैं, जिस पे हम लोगों की जिंदगियां जीरन कर रहे हैं, इसकी कॉस्ट हमारे बड़ों ने क्या पे की थी। कुछ लिविंग हीरोज जो मौजूद हैं उनसे उनको स्टोरी सुनाए कि किस तरह उनकी आंखों के सामने माँ बहनों। ये तो होना चाहिए। अब आगे अगली जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कल्प्रिट्स को मोटरवे इंसिडेंट में मैं ये सिर्फ भी हमने आपसे बात की थी, मैं सिर्फ एक बात कंप्लीट करूं कि इसके ऊपर हम सब गवर्नमेंट एक लेजिस्लेशन करें, एक नुक्ते के ऊपर हम लोग मुत्तफिक हैं कि सजाएं जब जल्द से जल्द नहीं मिलेंगी, जब लोग छूट जाएंगे तो ये क्राइम होते रहेंगे, इनकी शरह भी बढ़ेगी। अब जो स्टैटिक्स आपने बताए हैं इसमें देखें, चले फर्ज करें इस केस को, उनकी इनिशियल कोताही थी, पुलिस ने पकड़ लिया, अब स्पीडी जस्टिस होता नजर आना चाहिए उसी इंसिडेंट के साथ। मुझे मौका दें, जो मोटरवे का केस हुआ, हाई प्रोफाइल केस था, जाहिर बात है खातून जो हैं वो लाहौर से गुजरांवाला आ रही थी, दोनों जो मुजरिम थे उनको सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। अब सुना है शायद हाई कोर्ट जा चुके हैं, आबिद मल्ली और दूसरे जो उनके थे। तो कहने का मकसद है कि इस पे कोई लेजिस्लेशन हो सकती है या
जुडिशरी से बात की जाए कि इस तरह की हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, तो जो टाइम गैप है, इसी तरह नूर मुकद्दम केस है चल रहा है जी, और जबकि सारा एविडेंस मौजूद है, अब इससे ज्यादा और आपने साबित क्या जाहिर करना जाफर है। जी एग्जैक्टली जो मैं कहना चाहती हूँ कि देखें हमारे सिस्टम के अंदर अगर पुलिस पकड़ भी लेती है, इन्वेस्टिगेशन हो भी जाती है, तो वो इतना डिले हो जाता है ठीक है। कि लोगों को इंसाफ होता नजर आता ही नहीं। तो हमें जब सजाएं उसी वक्त मिलती हुई नजर आएंगी जैसे इनिशियल जो सारी कार्रवाई है वो होनी चाहिए कि ताकि किसी बेगुनाह को फेयर मिले। ट्रायल हो, जी, लेकिन fair स्पीडी trial हो और स्पीडी हो। फरिया इदरीस ने भी हमें जी। ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। फरिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया फरिया इदरीस साहब। हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब लाहौर में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि उन्हें तकलीफ हुई और शर्मिंदगी की बात है जिस तरह का मीनार पाकिस्तान में वाकया हुआ, उसके बाद चिंगची का वाकया, इससे पहले मोटरवे का वाकया हुआ था, उस पर आपने काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग भी की और आपने बताई भी। मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा एज ए खातून सहाफ़ी, आप क्या समझती हैं कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, कैसे इस ट्रेंड को, ये जो पै दर पै वाकयात हैं ख़वातीन के खिलाफ दस्त दराजी के, इसको कैसे रोका जा सकता है? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ये बात तो हमने कई दफा इसके ऊपर डिस्कस भी किया, थोड़ी सी हमने रिसर्च भी की अपनी टीम के साथ और हमने देखा कि वाकयात ये नए नहीं हैं, बल्कि कितने साल से जब से हम जर्नलिज्म में है, टॉक शो कर रहे हैं, तब भी जवातर से ये वाकयात हो रहे हैं, उसके ऊपर आवाज भी उठाई जा रही है, प्रोटेस्ट भी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि उसके ऊपर सजा मिलती हुई हम नहीं देखते, या सजा देखते भी हैं तो बहुत, जैसे ज़ैनब रेप केस में हमने देखा, बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद फिर कहीं जाकर एकदम से हम देखते हैं कि लॉ हरकत में आता है या उसको हरकत में लाना पड़ता है। लेकिन जो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जहाँ पे बुराई को बुराई समझा जाए, जहाँ पे अगर कोई आउट ऑफ द वे क्राइम हो गया है तो सारे शॉक में चले जाएं, और जब आप कंपेयर करें इसको माजी से तो वहां पे होता तो था ऐसे, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी नहीं होता था। अब हम एक देख रहे हैं कि एक इंक्रीज आया है खवातीन के खिलाफ जो नफरत पे मबनी क्राइम्स हैं, जिस भी पैमाने पर हों उनमें। उसकी एक वजह कहा जा रहा है कि जी शायद वो रिपोर्ट ज्यादा होने लग गए हैं, लेकिन उसके साथ उसकी बहुत सारे मल्टी फैसेटेड रीजंस हैं जिनके ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन उसका जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दबाव है वो है ही ये कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को तेज करना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक बात बड़ी अहम है, वो ये कि आपका लॉ एंड ऑर्डर किससे इंप्लीमेंट कराना है। दो ही जगह है ना, एक तो पुलिस है जिसने इन्वेस्टिगेट करना है, उसके बाद आपकी कोर्ट्स है। क्या ये बात सच नहीं है कि आपकी पुलिस के अपने अंदर कल्चर ऐसा है? आप ये वाकयात उठा के देखिए, उसमें पुलिस का बहुत अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन ओवरऑल जो एक उनकी इंसेंसिटिविटी है, कैसे खवातीन को ट्रीट करना है, शुरू विक्टिम ब्लेमिंग सबसे पहले पुलिस में शुरू होती है, उसके बाद आप अदालतों में, लोअर कोर्ट्स में आ जाएं, वहां जाके आप किसी भी खातून से पूछ लें उनके साथ वहां पे क्या सलूक होता है, क्या बातें की जाती हैं, बगैर किसी सबूत के क्या क्या इल्जामात लगा दिए जाते हैं, किस किस तरीके की एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। क्या कोई नॉर्मल जहन की, कोई नॉर्मल खानदान की खातून वहां पे जाना पसंद करती है खुशी खुशी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इसको कंपेयर करें अपने आसपास के ममालिक से, आप इसको कंपेयर करें वेस्टर्न ममालिक से, तो जो वहां की एक नॉर्म्स हैं वो आपको नहीं नजर आती। हम ये तो बड़ी जल्दी से कहते हैं कि जी वेस्ट में बड़ा डिक्लाइन है सोसाइटी का, मगर हम ये नहीं दिखाते कि आपकी कहाँ कहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है, और उसको अगर शुरू करना है, मैंने अगेन आई से कि लोग बहुत सारी 100 रीजंस लेकर आ जाते हैं, वो डिस्कस करते हैं जिससे डिबेट डाइल्यूट हो जाए। असल मसला है आपको लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है। जरा मेरे साथ आपने अहम नुकता उठाया, विक्टिम ब्लेमिंग में ज्यादा पड़ जाते हैं या और जो मुहरिकात होते हैं, और जैसे फरिया ने कहा कि वो डाइल्यूट हो जाए जो असल इशू होता है। आई एग्री विद फरीहा। उसकी वजह यह है कि जब ये इस तरह का इंसिडेंट हो जाए तो ये तो बहस ही नहीं होनी चाहिए कि वो गई क्यों, तो वो हुआ या क्या ऐसे मरासिम हुआ, थे, मरासिम या फिर वो नहीं। टिकटॉक पे क्यों जी, लोगों को उसका जब मुतवज्जो ये कर रही बहस थी। भी शुरू होती है, एक फिक्रा भी अगर कहीं से आता है तो ये इनकरेज कर जाता है अनफॉर्चुनेटली बैक ऑफ माइंड में ऐसे जो दरिंदे होते हैं कि ये मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि सबसे पहले तो ये तो बाद में देखा जाए कि तरबियत, ये सारी चीजें हैं पैरेलल, ये हमें करनी पड़ेंगी, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस वक्त ये क्राइम हो जाए फिर सिर्फ एक बात होनी चाहिए कि इमीडिएटली उनको सजाएं मिले। जब सजाएं मिलती हुई इमीडिएटली नजर आएंगी, आई एम टेलिंग यू रेशो कम होगी। ये बात ठीक है कि ये अजलों से होते आ रहे हैं, होते भी शायद
अल्लाह ना करे, बट उसमें कंट्रोल और एक ये जो पाकिस्तान के अंदर जो ये स्टैटिक्स है, ये बड़े डिस्करेजिंग है जी। ये बड़े इनसिक्योर करते हैं पाकिस्तान हमें। जैसे इस्लामी मुल्क में जी, यौमिया तो प्राइम 11 मिनिस्टर का जो रेप्स का कंसर्न होना, था वो बिल्कुल ठीक था। इसमें जो हमारे करने का काम है वो हम करेंगे, हम कर रहे हैं, बट मेरी रिक्वेस्ट है ऑपोजिशन से भी कि जब हमने याद होगा कि जी पब्लिक हैंगिंग होनी पड़ेगी जिस लेवल पे हमारा मुआशरा चला गया है, लेकिन उस पे फिर हमारे ह्यूमन राइट्स के दावेदार आ जाते हैं, उधर ह्यूमन राइट्स नहीं नजर आता कि जब आप इस समझते तरह public के, hanging से मैं कहती हूँ कि deterrent बनेगा? मैं कहती हूँ सख्त से सख्त कवानीन जब तक नहीं बनाएंगे। चाहती हूँ with due respect and I can I'm just guessing कि आपकी जो गेस्ट है वो मुसर्रत चीमा साहब है, हुकूमत का मुसर्रत ताल्लुक- चीमा साहब है, ये कायमा कमेटी बराए दाखिला पंजाब की सरबराह तो चेयरपर्सन। एक ही कई जगह पे आजकल ये बात कही गई है कि एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग है पीटीआई की गवर्नमेंट के अंदर कि किसी को पब्लिकली हैंग नहीं करना या हैंग नहीं करना, और उसमें स्टेटिस्टिक्स भी आए हैं, अखबारात में कहानी आई है। तो जहाँ पे हम ऑपोजिशन को कह रहे हैं हुकूमत को तो कोई नहीं रोक सकता, अगर वो किसी को उनकी दौरे हुकूमत में किसी को फांसी होती है, ऑपोजिशन कैसे रोक सकती है? तो इसको उसके तो लिए स्टार्ट legislation भी आपने तो हुकूमत जरूरी की है तरफ नहीं, से करवाना फरिया वो ये है। कह रही थी कि उसके लिए कानून साजी, कानून नहीं है पब्लिक ना। हैंगिंग मेरे ख्याल में हमारे कानून में इसकी नहीं शायद है। इजाजत नहीं है। हैंगिंग हैंगिंग बताए ना कौन सी हुई है, इनकी दौरे हुकूमत में कौन सी हैंगिंग हैंगिंग हुई है? उनका कौन सी हुई? नहीं देखें फरिया, 3 साल हो गए। फरिया There's a मेरी बात silent सुने, monitoring। हैंगिंग देना फिर हमारा काम नहीं है। देखो हम क्या कर सकते हैं, ये अदलिया का काम अभी है। Prosecution आपने पकड़ा कहा हुआ। ऑपोजिशन रोकती है हाँ, हैंगिंग से। उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि यही तो बात हो रही है, बहस यही तो है कि पुलिस अगर कहीं प्रेशर के साथ मीडिया का, सोसाइटी का अगर कुछ इन्वेस्टिगेट करके भेज देती है और फिर आगे वहां से वहां पे अल्लाह जाने और अदलिया जाने के ये कब होगा। बट मैम ये पुलिस आप लोगों ने रिफॉर्म करनी थी। देखिए मैं कह रही हूँ कि पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट, अच्छा एक सेकंड फ्रीहा, ये तो फ्रीहा लॉजिक पे बात करते हैं। तो हुकूमत से ही होगा, नहीं, सुन हुकूमत लेना। इसके ऊपर स्टेप लेगी। सुने अब आप ये जरा स्टैटिक्स इनको बताएं कि वो मेरे दौरे हुकूमत से पहले की बात 6 साल रिकॉर्ड है ना, जो जितने केसेस जो कल्प्रिट्स पकड़े गए वो जिसने भी पकड़े उसके बाद उसके ऊपर 0.3% है सजाएं। वो सही है, सजाएं ये ना बहुत मैंने गलत है। देनी है ना आपने देनी है, कोई इलेक्टेड 4000 गवर्नमेंट से नहीं ज्यादा कर केसेस सकती। अदालतों में पेंडिंग है। ये वो अभी भी- केसेस हैं जो रिपोर्टेड है, जो अनरिपोर्टेड है उनकी तो तादाद यहाँ हम और बहुत मैं ज्यादा और होगी। बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है, या ये देखें जो पकड़ा जाए, जो जिस पे साबित हो जाए, वहां पे इस तरह के केसेस में मेरा ये मानना है कि अगर 100% चीज स्टैब्लिश हो गई है तो ये जो फलां कोर्ट से फिर अगले कोर्ट से फिर अगले, इसके ऊपर तो हम एक पेज पे आ सकते हैं ना। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई गवर्नमेंट भी किसी को भी अपनी मर्जी की सजा नहीं दे सकती, यानी कि पब्लिक प्रेशर के बावजूद। ठीक है, So अब एक important और चीज- जाविये से भी मैं बात करूंगा जी। फरी आपसे। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप समझती हैं कि मोबाइल जो है इसकी बड़ी पॉजिटिविटीज तो हैं, क्या ये भी लोगों के जहनों को खराब कर रहा है? या जिस तरह के वाकयात इस कल्चर में तो कभी भी हमने वैसे नहीं देखे थे, लेकिन जिस तरह लाहौर में चिंगची का वाकया हुआ, वो बच्ची मौजूद थी, उसने कपड़े बड़े मुनासिब पहने हुए थे, अचानक वो दरिंदा सिर्फ शख्स आया और उसने एक नाजेबा हरकत की और दौड़ गया। इस तरह के वाकयात की बेखनी के लिए मास्टरी सतह पे क्या किया जाए? आप एक कैमरा करते भी आउट रिपोर्टिंग कैमरा लेके वैसे चले जाएं एक दिन एंड देखें कि वहां पे क्या होता है। आप बल्कि आप ऐसा करें, किसी को खातून को साथ ले लें, या बेशक आप अंडर कवर बुर्का में बुर्का पहन के जाएं और आप कैमरा लगाएं और जाके आप देखें कि क्या होता क्या है पब्लिक प्लेसेस पे। हम शॉक हो रहे हैं एक वीडियो देखकर, मगर 14 अगस्त पे अक्सर माँ बाप अपनी बच्चियों को कहते हैं कि आपने बाहर नहीं जाना। वो भाई जो खुद घूम रहे होते हैं बाहर, वो कह रहे होते हैं अपनी बहनों को ऊपर डांटते हैं कि इनको क्यों बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो इन्वॉल्व होते हैं इस किस्म के मामलात में। ये बड़े कुछ सालों से एक अफसोसनाक बात है कि आपने अपना कल्चर इतना तब्दील कर लिया है, सोशल डिक्लाइन इतना ज्यादा तेजी से होता हुआ है। अब इसमें टेक्नोलॉजी का कसूर है, या माँ बाप की तरबियत का कसूर है, या सोसाइटी के अंदर इंतशार है, या हम पोस्ट वॉर से निकल रहे हैं, उसमें साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। जो भी रीजन है, ठीक हमने ही करने हैं। आप चाहे माँ की गोद से इसका आगाज कीजिए, चाहे आप कानून को ठीक करने से कीजिए, मगर ये एक हकीकत है कि आपने एक वो रिक्शा वाला वाकया का जिक्र किया है। ऐसी कितनी लड़कियां, आप जाके इनसे बात कीजिए, ये जो रिसेप्शन पे बैठी हो शायद, या कहीं पर नर्सिंग में हो, या कहीं पर जो सुपरमार्केट है वहां पे कोई सेल्स की काउंटर पर हो, इनसे बात तो कीजिए, इनसे पूछिए कि आप जब सुबह तशरीफ लाती हैं तो आप किन किन मराहिल से गुजर कर आती हैं,
कितनी दफा मैंने देखा है कि वो जिनके पास अपनी ट्रांसपोर्ट नहीं है वो बस में बैठने के लिए भरपूर तरीके से अपना, चाहे वो वैसे ना भी करती हो निकाब, वो करके वहां पे बैठती है, उनसे हरासमेंट की किस्से तो सुने। तो ये बड़े अरसे से हमने सैडली एक साइलेंट एक्सेप्टेबिलिटी कर ली है अपनी सोसाइटी के अंदर, जहां पर ये मामलात होते चले जा रहे हैं और रोकने वाला कोई नहीं है। मिसोजिनिस्ट जो ट्रेंड्स हैं वो फरोग पा रहे हैं, तो देखिए, आपसे इससे ज्यादा तवक्को होती है कि जाहिर बात है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है वो चेंज की हार्बिंगर होती है, वही जी। एक रास्ता बताती है। जैसे फरिया ने कहा, वैसे तो माशरती इनतात का हम लोग शिकार हैं और अखलाकी गिरावट का हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। और मैं समझता हूँ दीन से भी ज़रा दूरी है हमारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असवा हसना पे हम चलें तो आंखें, मर्दों को तो हुक्म है कि आप शरई तौर पे आंखें नीचे झुका कर चला करें, ये ताका झांकी तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। जी। लेकिन आप कोई लेजिस्लेशन हो या कोई डिबेट इस पे कराया जाए। देखिए- एक कल, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वफाकी काबीना का इजलास हो और एक कमेटी बनाने का भी फैसला किया है। उलमा होंगे, दानिश्वर होंगे, खवातीन नुमाइंदगान होंगी, कि इस पे कोई लाए अमल तैयार किया जाए। बिल्कुल, अभी अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इससे बढ़ के और हो भी क्या सकता है? इम्पोर्टेंट चीज ये है कि देखें, हमें ये सारे स्टेप्स बर वक्त लेने की जरूरत है। जितना बिगाड़ आ चुका है yes. उसमें आपके लॉ एंड ऑर्डर नंबर 1 पे मैं उसको रखूंगी, Law and order, स्टेट की ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन मजीद जो है उनको तो हम इम्प्लीमेंट करें। ठीक है। नंबर 1 जो एग्जिस्टिंग हैं सजाएं, और उसमें फिर हमारी अपील है हम सब की, सोसाइटी की, हम माओ बहनों बेटियों की, अपनी आला अदलिया से कि प्लीज आप लोग भी इसमें रिफॉर्म्स करनी है। आपको गवर्नमेंट की Pendency क्या ना हो। सपोर्ट चाहिए? इस तरह के केसेस पे कोई टॉलरेंस, कोई माफी, कोई रहम नहीं होना और फैमिली चाहिए। यूनिट से जो आपने बात की, जी बिल्कुल। तरबियत के हवाले और से। उसके बाद फिर ये तो पैरेलल है ना कि हम अपने स्कॉलर्स को, अपनी सोसाइटी को, अपने मीडिया को हम सेंसिटाइज करें। ठीक हम है। पेरेंटिंग जो है ना ये चैप्टर शामिल करें सब अपने बच्चों निसाब की में। निसाब में। ये बहुत और जरूरी है। इस्लामियात को सही तौर पे हाँ, पढ़ाया और जाए। इस्लामियत के साथ साथ देखें, ये तो पता ही है ना कि ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं ये फ्यूचर पेरेंट्स हैं। यस। तो उनकी तरबियत करना इंतहाई जरूरी है कि हमने अपनी औलादों की तरबियत कैसे करनी है और उनकी तरबियत उनके पेरेंट्स करें। अदरवाइज एक बच्चा पूरे खानदान को तबाह बर्बाद करके रख देगा। और ये मैसेज स्टेट की तरफ से भी सुन ले, चाहे आप दौलतमंद है, चाहे इंतहाई गरीब है, कोई रहम अब वैसे नहीं ये किया जाएगा। जाहिर जाफर को कोई निशान रहम इबरत नहीं। बनाया जाए, इसको तो बनाया क्यों जाए। नहीं? और सिर्फ जाहिर को नहीं बनाया जाना चाहिए, हर ABCD को बिल्कुल। बनाया जाना चाहिए। और इसमें कोई रहम नहीं होना चाहिए, कतई उसमें तौर पे। कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए कि इनके साथ क्या किया जाए। जब कोई ये हरकत करे तो उसको पता हो कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस उसने भुगतने हैं। ये बात है। ये जब चीज होगी तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी माएँ बहनें बेटियां जिस कर्ब और अजियत से गुजरती हैं, नहीं गुजरना पड़ेगा। फिर साथ हमारी जो माशरती वैल्यूज उनमें जो डिक्लाइन है और वो तेजी से तनज़ली का शिकार है, उसके ऊपर तो देखें ठीक है। हमारे घरों में आके तरबियत तो हमने खुद ही करनी चलिए, है। मेरा वो रियासत आप नहीं आ इशू है और सकती। इसको हम उठाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मुसर चीमा साहब, आपने हमारे साथ नशिस्त की। फरिया अदरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हुकूमत ने फैसला किया एक आला सतही कमेटी बनाने का, कल कैबिनेट के इजलास में फैसला हुआ था। इंशाल्लाह इसको हम इशू को उठाते रहेंगे अपने शो के प्लेटफॉर्म से। एक छोटा सा वक्त लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। छोटा सा वक्त, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। 3 साल मेहनत और लगन से सर बुलंद हो रहा है पाक वतन। कल का नहीं, ये है आज का पाकिस्तान। गरीब नहीं, खुददार पाकिस्तान। करप्शन ज्यादा नहीं, बदउनवानी से पाक पाकिस्तान। इक्तिसादी मैदान और बैनुल अक़वामी महाज पर बावकार पाकिस्तान। सारी दुनिया में बना कश्मीर का सफीर पाकिस्तान। सब्ज़ो शादाब क्लीन ग्रीन पाकिस्तान। अब बेघरों को घर मिले,
तजावुजात का रास्ता बंद मिले। उम्मीद से इरादा और इरादे से यकीन। अब खुशहाल हो रही है अवाम और सच संवर रही है पाक सरजमीन। पाकिस्तान इस वक्त कोरोना की चौथी लहर की लपेट में है। हर नई लहर पिछली से ज्यादा शदीद साबित हो रही है। बार बार के लॉकडाउन, रोज रोज की माली मुश्किलात, ये सिलसिला कब और कैसे खत्म होगा? इन सब सवालों का जवाब है वैक्सीन। सिर्फ वैक्सीन के जरिए हम इस सिलसिले को खत्म कर सकते हैं, जिंदगी को मामूल पर वापस ला सकते हैं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर आपके इलाके में मोबाइल वैक्सीनेशन वैन आए तो उनसे वैक्सीन लगवाएं या करीबी वैक्सीनेशन सेंटर तशरीफ लाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वैक्सीन लगवाएं, जिंदगी बचाएं। वेलकम बैक व्यूअर्स। 6 रोज़ बाकी रह गए हैं गैर मुल्की अफवाज के अफगानिस्तान से इनखला के हवाले से डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आप प्रोग्राम के दौरान ही ब्रेकिंग न्यूज़ सुन रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने बात की। अफगानिस्तान सिचुएशन के हवाले से रशिया और पाकिस्तान अहम स्टेक होल्डर्स हैं। आज व्लादिमीर पुतिन साहब जो रशियन प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमाओं से भी खिताब किया और उन्होंने रूसी फौज अफगानिस्तान में किसी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेगी। माजी में जो उन्होंने कहा हमने एक तजर्बा किया, उससे सबक हासिल किया है। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब भी उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के दौरे पर हैं। उसके बाद उन्होंने तुर्कमेनिस्तान और ईरान भी जाना है। इस हवाले से भी गुफ्तगू ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने, साबिक फ़ॉरेन सेक्रेटरी पाकिस्तान के और साबिक सफ़ीर अमरीका में पाकिस्तान के रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। रजा रूमी साहब ने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया है स्काइप पर, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने फैसला किया है, G7 समिट भी हुई है, उसमें इख्तलाफ राय सामने आया जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का। एजाज चौधरी साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूँगा, बताइएगा 6 रोज़ बाकी रह गए। अमेरिका ने तो फैसला कर लिया है कि 31 अगस्त तक अपना इनखला मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन मैं देख रहा था जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस से इसकी मुखालिफत आ रही है। इसकी क्या वजह है आपकी राय में? और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, इसमें रीजनल डिप्लोमेसी की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। आप समझते हैं ये एक बेहतर ऑप्शन है अफगानिस्तान में पायदार अमन के हवाले से? एजाज चौधरी साहब जी, अमेरिका तो कोशिश कर रहा है कि अपनी डेडलाइन में ही अपनी इनखला मुकम्मल करे, लेकिन जो बाकी नेटो के ममालिक थे उनके कुछ अभी भी मौजूद हैं, ट्रूप्स भी हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या एडवाइज़र्स हैं या वो अफ़गान हैं जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया, तो वो ये समझते हैं कि ये उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि उनको भी हम ले चलें। लेकिन इधर तालिबान ने भी एक पोजीशन ली है कि नहीं, हम डेडलाइन से आगे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि माजी में देखा यही गया है कि इस तरह की डेडलाइंस अगर मिस हो जाएं तो फिर उसके बाद कोई नई डेडलाइन आती है और वो सिलसिला चलता रहता है। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है, पाकिस्तान मेरे ख्याल में एक बहुत ही सुलझी हुई पॉलिसी के तहत चल रहा है और मैं तो शुरू से ये पोजीशन ले रहा हूँ कि हमें रीजनल अप्रोच लेनी है और खित्ते के तमाम ममालिक के साथ मिलकर काम करना है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है कि सदर पुतिन से भी बात हुई है हमारे वज़ीर आज़म की, और हमारे वज़ीर ख़ारजा भी गए हैं कंसल्टेशंस के लिए। अफ़गानिस्तान के तमाम जो हमसाया हैं, चीन और रूस और ये सेंट्रल एशियन और ईरान और पाकिस्तान, इन सब की पोजीशन होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इससे बहुत सारे मसाइल के जो हल हैं वो हमें नज़र आएंगे और ये इस लिहाज से मैं कहता हूँ कि ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अच्छी है। कुछ हमारे दोस्त हैं ज़रा वो बेताब होते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं फटाफट रिकग्नाइज करें, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई शायद इतनी इसमें उजलत करना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि मगरिब की तरफ से बहुत मुखासमत का खतरा है। ऐसे में रीजनल अप्रोच विल बी आवर बेस्ट बेट।
तो आई थिंक गवर्नमेंट इज ऑन द राइट ट्रैक। ऑन द राइट ट्रैक। रजा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, यूएस पे डिबेट हो रही है, मैं देख रहा था, और यूएस कांग्रेस में डिबेट हो रही है, और जो रिपब्लिकन्स है, जो डेमोक्रेट्स हैं, वो ज़ाहिर बात है इक़्तिदार में है प्रेसिडेंट जो बाइडेन, लेकिन रिपब्लिकन्स की तरफ से नुक्ताचीनी की जा रही है। और आज कुछ सेनेटर्स और कांग्रेसमैन कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो नारा लगाया था अमेरिका फर्स्ट, लेकिन लगता है ऐसे कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने नारा लगाया हुआ है तालिबान फर्स्ट। क्या कहेंगे, डिवाइसिव डिबेट है और अमेरिका का फैसला अटल है 31 अगस्त तक इनखला मुकम्मल कर लेना? जी, अभी तक तो ये मालूम हुआ है कि 31 की डेडलाइन जो है उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं हो रही। अब अगर आने वाले दिनों में कुछ होता है तो वो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन ये बात जरूर आपने सही कही कि जो अमेरिकी राय आमा है वो इस वक्त जो बाइडेन के जो तरीकाकार है अमेरिकी फौजों के इनखला का, उस पर बहुत ज्यादा उनसे नाला भी हैं। उनकी रेटिंग्स जो हैं पहले वो 50% से 55% पे थी उनकी मकबूलियत की, वो गिरकर कल एक सर्वे के मुताबिक 41% हो गई हैं। यानी कि मेजॉरिटी जो इस वक्त अमेरिकन पब्लिक की है, पोल्स ये दिखा रहे हैं कि वो बाइडेन की जो तरीकाकार जिस तरह उन्होंने हैंडल किया उससे खुश नहीं है। रिपब्लिकन्स भी शोर मचा रहे हैं, बहुत ज्यादा नुक्ताचीनी कर रहे हैं, मगर डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है और बहुत सारे लोग उनको तनकीद कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जो मीडिया है अमेरिका का, चाहे वो दाएं बाजू का हो या जिसे लिबरल मीडिया कहा जाता है, जो कि रवायती तौर पे बाइडेन और ओबामा को सपोर्ट करता रहा है, वो भी आगे बढ़कर बेतहाशा नुक्ताचीनी कर रहा है। आपने देखे होंगे मज़ामीन भी छप रहे हैं, खबरें भी छप रही हैं, और बार बार इस चीज का कहा जा रहा है कि अमेरिका की रुसवाई हो गई है जिस अंदाज से तालिबान ने दोबारा वहां पर इक़्तिदार संभाल लिया या संभालने वाले हैं। और जो जंग थी जिस तरह से उसमें अमेरिका के नुकसानात जो हुए, माली भी जानी भी, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। तो इस वक्त अमेरिकी पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल डिवाइडेड है और ये बड़ा महंगा पड़ेगा जो बाइडेन को आने वाले महीनों और सालों में ये पूरा जो जिस तरह से वहां पे इवेंट्स इस वक्त अनफोल्ड हो रहे हैं पाकिस्तान। जी, एजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप भी इस पे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जाहिर बात है आप भी कैपिटल हिल, आपकी मुलाकातें होती रही, आप वहाँ पर अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे, और ये अमेरिका की तवील तरीन जंग है, कुछ ख़ास टेक अवे इसका नहीं है। इतना ज़्यादा पैसा लगाया, अफगान नेशनल आर्मी बनाई, एक हुकूमतों को सपोर्ट किया, लेकिन वो धड़ाम करके सब हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह वो ख़त्म हो गई। क्या आपकी राय है प्रेसिडेंट जो बाइडेन की जानिब से ये जो फैसला हुआ, आप सही समझते सही फैसला है? क्योंकि पहले दोहा एग्रीमेंट में मई लास्ट डेट थी, फिर 11 सितंबर उन्होंने की, और फिर 31 अगस्त पे आ गए। क्या कहेंगे इस पे एजाज साहब? मेरे ख्याल में जो बाइडेन का ये फैसला दुरुस्त है। अच्छा, आर्गुमेंट बड़ा सादा है कि जब अफगान फौज खुद नहीं लड़ने को तैयार, उनके लीडरान कायदीन जो हैं वो खुद ठहरने को तैयार नहीं, तो वो अमरीकी बच्चों को और सोल्जर्स की जानें क्यों गंवाएं। ये अभी जो रिपब्लिकन्स की तरफ से बहुत सख्त मुखालफत है वो जो बाइडेन के इस इकदाम पे है कि आपने जल्दी विड्रॉ क्यों कर लिया। लेकिन अदरवाइज तो इस बात पे तो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो थी पिछले सदर जो डोनाल्ड ट्रंप की, वो भी विड्रॉ करना चाहते थे, इसीलिए तो उन्होंने बातचीत शुरू की थी। तो कोई इन्होंने नई बात नहीं की, वो उनकी दोनों पार्टियों की आपस में एक सियासत है, वो ठीक है। दूसरा जो आर्गुमेंट है जो बाइडेन का, वो भी दुरुस्त है कि भाई आप ये जंग जब आपने अपने अहदाफ हासिल कर लिए थे तो हम ये नेशन बिल्डिंग में कहां पड़ गए। तो ये आर्गुमेंट भी जो है, ये भी अगर आप याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप भी यही आर्गुमेंट देते थे। गोया रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों का ये रहा था व्यू कि हमें इससे निकलना है, नेशन बिल्डिंग के कोई हमें कोई फवायद नहीं होंगे और हम अपनी जानों का ज़ियां क्यों करें। सिर्फ जो इशू आया है इनके लिए मेरे ख्याल में वो है हेस्टी विथड्रॉल का, क्योंकि इनकी तवक्को नहीं थी, किसी की भी नहीं थी, मैं समझता हूं कि इतनी तेजी से उनकी अफगान फौज गिर जाएगी। इन्होंने इतनी देर तैयारी की, इतनी इक्विपमेंट दिया, इतनी उनको तरबियत दी, और ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि 11 दिन के अंदर अंदर बगैर लड़े सारी की सारी फौज जो है वो तस्लीम कर लेगी, सरेंडर कर लेगी। तो ये एक है जिसके ऊपर अमेरिका में एक हजीमत की फीलिंग्स हैं, और इस वजह से वहां पे जो बाइडेन पे प्रेशर है, मेरे ख्याल में वक्त आने पर ये प्रेशर जो है
अमेरिका में उनके ऊपर से खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर यह फैसला दुरुस्त फैसला है कि किसी मुल्क में ऑक्युपाइंग फोर्सेस के तौर पर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब रजा मुझे बताइएगा, रशियन प्रेसिडेंट ने आज अभी प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब से भी उनकी गुफ्तगू हुई है, आज उन्होंने अपने रहनुमाओं से भी बात कर रहे थे, खिताब करते, और उन्होंने कहा रशिया ने सबक सीखा है, नाकाम मदाखलत की थी। रशिया का रोल आप किस तरह देख रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, चाइना के सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से भी उनकी जो है वो बात हुई है। किस तरह इस तमाम सिनेरियो को आप देख रहे हैं? और वजीर खारजा शामिल कुरैशी साहब भी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फिर ईरान जा रहे हैं। रीजनल अप्रोच भी है, रशियन प्रेसिडेंट का ये बयान भी सामने आना, हाउ डू यू एनालाइज इट? जी देखिए, मेरे ख्याल से एक तो जाहिर बात है कि रशिया जो है पिछली अपनी अफगानिस्तान की मदाखलत जो है उसकी वो भी बहुत नाकामी का सामना भी उसको करना पड़ा, बल्कि उसके फौरन बाद तो सोवियत यूनियन के हिस्से बखरे होना शुरू हो गए। ये 89 की ही बात है जब ये सब मामला, लेट 80s की बात है जब ये सारा अफगानिस्तान वाला मसला जो है वो उनको दरपेश था। अभी वाकया ये है कि ये अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला जो है इस खित्ते से, वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर रूस और चीन के लिए उभर कर आया है, क्योंकि यहाँ पर जो मादनी दौलत है अफगानिस्तान के अंदर और वस्ती एशिया के अंदर, चीन की निगाहें उसके ऊपर है। चीन एक दुनिया की तेजी से सबसे तेज ग्रो करती हुई मईशत है और उनको वो कुदरती वसाइल भी चाहिए, और इसके साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान में ऑलरेडी सरमायाकारी कर रखी है और वो चाहते हैं कि अफगानिस्तान में वो सरमायाकारी के जरिए जो है ना सिर्फ ये कि उसको स्टेबलाइज करें उस खत्ते को, बल्कि यहाँ पे जो उसको हिस्सा बनाएं अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का, जो उनका एक ग्लोबल मंसूबा है, आलमी मंसूबा है। जहां तक रूस का ताल्लुक है, वो भी अपनी सप्लाई करना चाहता है अपनी कुदरती गैस की पाइपलाइंस जो हैं, इसलिए वो उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। देखिए, ये सारा मामलात जो हैं, एजाज साहब तो मुझसे बेहतर जानते हैं खारजा अमूर को, कि ये मुल्की मफादात जो होते हैं, खुसूसन माशी मफादात इस सदी में, वो सब ममालिक जो हैं उनको ऊपर रखते हैं, मुकद्दम ठहराते हैं जी। तो इसलिए इस वक्त उनका एक बड़ा क्लियर ये एक एक्सेस जो है चीन, रूस और ईरान का, वो उभर कर आया है। और आप देख भी रहे हैं कि उनकी तालिबान की तरफ रवैया जो है वो बिल्कुल माजी से मुख्तलिफ है। ईरान भी एक जमाने में तालिबान के साथ नहीं होता था, अभी वो बिल्कुल बड़े करीब हैं। और इसी तरह रूस का भी मामला है, इसी तरह चीन तो ऑलरेडी उनकी मुलाकातें भी हुई हैं, और ये भी सुनने में आया कि वो जब ये फॉर्मल अनाउंसमेंट होगी, जब भी तो चीन जो है रिकग्नाइज भी करेगा। अच्छा। खबरें तो यही हैं, लेकिन इस सब का क्या, इन तीनों ममालिक में क्या चीज मुश्तरक है? इन तीनों ममालिक में एक चीज वाज़े है और वाज़े तौर पर मुश्तरक है कि ये सब अमेरिका के इस वक्त मुखालिफ ममालिक हैं। यानी अमेरिका के इस वक्त दुनिया में दुश्मन जो है वो यही तीन है, इसके अलावा कोई खास वहां पे वो है नहीं। अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन बन रही है, और इसमें जाहिर बात है कि पाकिस्तान एक बड़ी सेंसिटिव और मुश्किल सूरत हाल में है, क्योंकि एक तरफ तो चीन के साथ उसके बड़े दरीना और मुस्तहकम ताल्लुकात हैं, माशी भी और जो है दिफाई भी, और वो बड़े भी हैं। माजी में हमने देखा सीपैक का मंसूबा हो या दीगर जो भी, चीन एक रिलायबल पार्टनर है पाकिस्तान का, मगर उसके साथ साथ रूस के साथ भी ताल्लुकात पाकिस्तान के अच्छे हैं और ईरान के साथ भी अच्छे बना के रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की पूरी तारीख है अमेरिका के साथ ताल्लुकात की भी, तो इसलिए पाकिस्तान को कोई एक साइड या एक कैंप जो है वो नहीं चुन सकता जो हालात हैं। इसलिए ये आप बड़ा अहम नुकता उठाया। मैं इधर एजाज साहब को विरोपन करूंगा। एजाज साहब, ये अलाइनमेंट और रीअलाइनमेंट्स की जो बात कर रहे हैं रजा रूमी साहब, जाहिर सी बात है कि ब्लॉक्स में दुनिया जो है वो बढ़ती हुई हमें दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है पाकिस्तान के लिए, चूंकि आप स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सरबराह भी हैं, किस तरह हमारे बड़ा बैलेंस रख के हमें आगे बढ़ना है? और सूरत हाल काफ़ी पेचीदा है, ज़ाहिर बात जिन ममालिक की तरफ रजा रूमी ने इशारा किया, लेकिन अमेरिका वहाँ 20 साल जंग लड़ के अब निकल रहा है, वो भी चाहेगा उनके कोई ना कोई मफादात किसी तरीके पर वहाँ पर सिक्योर हों। क्या वे फॉरवर्ड आप सजेस्ट करेंगे एजाज चौधरी साहब? ये रजा रूमी साहब ने जो बड़ी तस्वीर की तरफ, लार्जर पिक्चर की तरफ इशारा किया है, ये दुरुस्त है कि असल गेम अमेरिका के लिए इस वक्त चीन के साथ मुसाबका है, राइवलरी है जी। तो अफगानिस्तान भी उसके अंदर फिट इन हो जाएगा, जिस तरह हिंदुस्तान उसका हिस्सा बन चुका है, जिस तरह पूरा क्वाड और वो सारा।
आज भी देखें इंडिया के डिफेंस फोर्सेस के चीफ का बयान था कि हम क्वाड की सारी इंटेलिजेंस जो है वो हम चाहेंगे लें ताकि हमें पता चले कि अफगानिस्तान में कोई टेररिस्ट फोर्सेस इकट्ठी हो रही हैं या नहीं हो रही। तो ये एक अलाइनमेंट्स तो बन रही हैं और अमेरिका की ख्वाहिश है कि ज़्यादातर ममालिक जो हैं उसकी इस अलाइनमेंट का हिस्सा बने। पाकिस्तान जो है वो ज़रा अलाइनमेंट से घबराता है। मेरे ख्याल में हमने जब देखा था कि जब 40 साल पहले हम अफगानिस्तान में सुपर पावर्स के दरमियान जब एक बार मुकाबला हुआ और हमने एक साइड ली तो हमारे लिए मसाइल खड़े हुए जो आज तक चल रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती चाहता है, रखी हुई है उसने, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता कि चीन और रूस की दरमियान जो जंग हो या लड़ाई हो या राइवलरी हो या जो उनका मसाइल बने उसके बीच में पाकिस्तान यानी उस वॉर्टेक्स में या उस तलातुम में पाकिस्तान ना चला जाए। इसी वजह से पाकिस्तान की क़यादत बार बार ये कह रही है कि हम अमेरिका के साथ भी एंगेज रहना चाहते हैं, अमेरिका के साथ भी हम एक तवाज़न रखना चाहते हैं अपने ताल्लुकात में। और ये जो पूरे खित्ता है हमारा, इस खित्ते में भी यही किस्म का तासुर सबको मिल रहा है। चीन, रूस और ईरान का आपने नाम लिया, मैं आपको बताऊं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का भी अब तकरीबन यही नुक्ता बन रहा है। तुर्की का भी बड़ी हद तक ये नुक्ता है, पाकिस्तान का भी ये नुक्ता बन रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ पैदा हुई है। स्ट्रेंथ मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अमेरिका और यूरोप भी यानी वेस्ट बिल अमूम ये तालिबान की हुकूमत के लिए मुश्किलात बड़ी सख्त पैदा करेगा। और वो जो पहले अफगानिस्तान की हुकूमत उनकी दी हुई इमदाद पर चलती थी वो इमदाद आनी अब बंद हो जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने भी मुअत्तल कर दी अपनी इमदाद के ममालिक ही हैं जो वर्ल्ड बैंक ने भी आज मुअत्तल किया अफगानिस्तान की एक्टिविटी से। जी सॉरी आपकी आवाज दोबारा नहीं आई मुझे। वर्ल्ड बैंक ने भी, आपने कहा ना इमदाद की बात की, मैंने कहा आज खबर है वर्ल्ड बैंक ने भी इमदाद मुअत्तल कर दी अफगानिस्तान के लिए। जी 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 दुरुस्त है। मेरा तो ये ख्याल है कि हालात उनके लिए वेस्ट की तरफ से ज्यादा मुश्किलात का, इसीलिए मैं कहता हूं कि तालिबान की हुकूमत अगर तो अपने जो उन्होंने वादे किए हैं उन पे कायम रहती है और अपना एतदाल पसंद रवैया कायम रखती है और अपने खित्ते के ममालिक जो हैं वो मिलकर उनके साथ काम करते हैं तो पाकिस्तान के साथ तजारत से उनको बड़े रेवेन्यूज मिल सकते हैं और चीन की सरमायाकारी से और सेंट्रल एशियंस का ये जो ट्रांजिट है उससे, तो इनकी सारी जो जनरेशन है इनकम की वो सारी खित्ते के ममालिक से होनी है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि खित्ते के ममालिक जो हैं एक हिकमत अमली बनाकर, जिसके लिए हमारे वजीर खारजा भी कोशिश कर रहे हैं और हमारे क़यादत भी कोशिश कर रही है, वो बना के करें क्योंकि ये इस अलाइनमेंट में खित्ते के ममालिक की जो अलाइनमेंट है वो सबसे अहम है, पाकिस्तान के लिए भी है, अफगानिस्तान के लिए भी और हमारे पूरे खित्ते के लिए। रजा ये बताएगा अमेरिका में तालिबान को कैसे परसीव किया जा रहा है? बिल्कुल हट के इस दफा आए हैं, अब तो अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के बराबर में जो बैठे होते हैं अब्दुल कहार साहब, और उन्होंने इंसानी हकूक खवातीन के हवाले से भी मीडिया में भी उनका इजाजत होगी, आम माफी का भी ऐलान किया है। हाउ इट इज परसीव्ड इन यूएस तालिबान, द न्यू तालिबान? यूएस में भी दोनों जो आरा हैं वो मौजूद हैं। जो तालिबान का माजी रहा है, जो उनकी नजरियाती वर्ल्ड व्यू है, दुनिया को देखने का तरीका है, देखिए वो तो नहीं बदला। अब हम चाहे जो मर्जी कहें, फिलहाल वो हिकमत जो उनकी वो हिकमत और अमलियत पसंदी से काम ले रहे हैं, या जिसे प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है कि वो मगरिब से और आलमी बरादरी में तनहा नहीं होना चाहते, वो रिकग्निशन चाहते हैं। इसलिए वो इस तरह की जो उन्होंने फीलर्स भी दिए हैं, जो आम माफी का ऐलान किया है, खवातीन के बारे में उन्होंने बात की है वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें वो भी देखिए पावर को जो है इक़्तिदार हासिल करके उसको कंसोलिडेट करके आगे वो करना चाहते हैं। तो ये अमेरिका में भी इस चीज का एक हल्का ऐसा है, खुसूसन वो हल्के जो सदर ट्रंप के जमाने में और उसके बाद भी तालिबान के साथ मुज़ाकरात दोहा में खुसूसन शामिल रहे हैं। वो यही कहते हैं कि तालिबान जो है वो पहले वाले तालिबान नहीं है, ये तालिबान 2.0 है। लेकिन बहुत सी जो ओवरऑल पब्लिक ओपिनियन जो मीडिया शो कर रहा है उसमें वो पुरानी तालिबान की कहानी जो है वो ही दोहराते हैं कि उन्होंने ये किया था, वो ये कर रहे हैं। उसमें अब मसला ये कि चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता है कि वीडियोस और तस्वीर जो है वो डॉक्टर भी हो जाती हैं, पुरानी भी चल जाती हैं, ठीक है, और वो फेक न्यूज की जो वबा है वो भी इस वक्त सामने आ रही है। मगर
बात यहाँ पे जो असल बात है वो ये है कि अमेरिका जो भी समझे, आलमी बिरादरी जो भी समझे, मैं तो पाकिस्तान के हवाले से ये कहूंगा कि हमें बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा, बिल्कुल, क्योंकि हमें वो उनको देखना होगा कि जो पाकिस्तानी तालिबान है उनके साथ क्या वो उनका रवैया होगा, क्या वो उनको बहुत अहम कंट्रोल में नुकता आपने रखेंगे। उठाया, आपने बहुत अहम नुकता उठाया। अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। आपका बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, एजाज अहमद चौधरी साहब, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। आपने अहम नुकता उठाया, इस पे हम आने वाले दिनों में अपनी नशिस्त पे जरूर उठाएंगे। जो कलअदम तंजीम है तहरीक तालिबान, उनका क्या फ्यूचर होगा। व्यूअर्स, ये आज का शो था। कल इंशाल्लाह पीटीआई हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पे हम भरपूर शो करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा